Now we are going to discuss modern analysis. Modern analysis is actually consist of spectroscopy. Spectroscopy हमारे पास क्या है कि the amount of light absorbed or emitted by a compound as a function of wavelength or frequency of light. इसमें हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम मुख्तलिफ रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब या एमिट किया जाता है, दैट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे। सो इसकी वजह से आपके पास करेक्टरिस्टिक ग्राफ्स मिल जाते हैं। एंड वी डील विद अ ट्रांसमिटेड लाइट, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब लाइट गुजर जाती है सो आपके पास कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट होती है। वो जो एमिटेड रेडिएशन है वो हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। दैट ग्राफ्स इज़ नॉन एज अ स्पेक्ट्रम, और उन ग्राफ्स को फिर हम फर्दर एनालाइज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, देयर बिहेवियर, देयर कलर्स, इन सब में हम इसको डिटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रेडिएशन कौन कौन सी यूज़ होती है। हमारे पास एक्स रेज एंड गैमा रेज है। एक्स रेज एंड गैमा रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है, सो दैट्स वाई इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ टू मच हाई। It can cause electronic transition above the higher energy level, मतलब कि ये जो है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कर लेते हैं कि वो बिल्कुल आउटर शेल से भी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन ऑफ द सैंपल हो जाती है। ठीक है, सो X-rays and gamma rays cannot be used in a spectrophotometric analysis. हम इसको other type of analysis like XRD में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है मेडिसिन की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम इसको यूज़ नहीं करते। फिर इसके बाद आती है हमारे पास UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइट टू द हायर एनर्जी लेवल, और वो एक्साइटेशन हमें मुख्तलिफ रेंज में मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। दैट इज़ विजिबल रीजन में भी कुछ रेडिएशन मिलती है, एज वेल एज UV रीजन में भी हमें मिल जाती है। फिर द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास मोलिकुलर वाइब्रेशन होती है, लाइक किसी मॉलिक्यूल के एटम्स जो है वो एक्साइटेशन शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेवलेंथ बड़ा होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फिर इसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव्स आते हैं। माइक्रोवेव्स कैन एक्साइट द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, लाइक आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, सो कुछ वो रोटेशन हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इट कैन ओनली एक्साइट द न्यूक्लियर स्पिन, मतलब कि ये स्पिन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं न्यूक्लियस को। एज अ रिज़ल्ट इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन NMR भी आता है, एज वेल एज हाइड्रोजन NMR भी हमारे पास आता है। सो अब हम क्या करते हैं कि लाइक ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ हम अरेंज करते हैं। जो सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, दैट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द विजिबल रीजन। ठीक है, सो UV की वेवलेंथ कम होती है, एक्स रेज की उससे भी कम होती है, गैमा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है। एज अ रिज़ल्ट गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, एक्स रेज की उससे कम होगी, UV की उससे कम होगी। फिर हमारे पास विजिबल रीजन आता है। विजिबल रीजन में आपके पास वेवलेंथ 400 से 750 नैनोमीटर तक होते हैं। 400 and 750 नैनोमीटर हमारी आंखों की रेंज में आते हैं।
इसलिए हमें जो लाइट है अगर हम इसको स्पेक्ट्रम से प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिसोसिएट होके दे देते हैं, बट दीज 7 डिफरेंट कलर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय अ क्लियर कट बाउंड्रीज। इस चीज़ को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कि आपके पास क्या है 400 से 700 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ आती है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ वेबग्योर। वेबग्योर में वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ क्लियर कट बाउंड्रीज। इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाती है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर हमारे पास मिलीमीटर वेव्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव्स आ जाते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स आ जाते हैं, लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स आती हैं। फिर हमारे पास मरीन वेव्स, नेविगेशंस वगैरह हो सकती है। इसके अलावा ये सब आपके पास क्या है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल के राइट साइड पे जो भी रेडिएशन आती है दैट हैव अ हायर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रिक्वेंसी। लेफ्ट साइड पे जो रेडिएशन आती है इनकी वेवलेंथ आपके पास कम होती है और फ्रिक्वेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी: यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटेक्टेड। एटॉमिक मास हम एलिमेंट की आइसोटॉप से फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन के बाद फाइंड करते हैं। किस किस पॉइंट पे कंसिस्ट करते हैं कि सबसे पहले आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस हो जाती है एंड मॉलिक्यूल्स इन अ हाई वैक्यूम हम आयोनाइज करते हैं कि आपके पास कोई अदर गैसेस वहाँ पे मौजूद ना हो। फिर हम क्या करते हैं कि आयंस को सॉर्ट आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मासेस और फाइनली डिटेक्ट करते हैं देयर या रिकॉर्ड करते हैं देयर अबंडेंस ऑन द ग्राफ। आयंस आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन मौजूद होंगे। इसको हम एम पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एम पॉजिटिव एंड एक इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है कि अगर एम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो तो वो डिसोसिएट होके एक्स कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाई रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई रेडिकल को स्पेक्ट्रम डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए जो भी कंपाउंड या जो भी एबंडेंस आपके पास आती है वो सिर्फ पॉजिटिव कैटाइंस की आती है। मेथड्स हमारे पास इसमें क्या है कि एलिमेंट्स जो है अगर हम उसकी मास को फाइंड करना चाहते हैं तो एलिमेंट आपके पास मुख्तलिफ आइसोटॉप्स पे कंसिस्ट करते हैं, तो हम बल्क में सैंपल ले लेते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक अपरेटस में। सो आपके पास मुख्तलिफ आइसोटॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो, सो आपके पास मुख्तलिफ एबंडेंस पे मुख्तलिफ पीक्स आएंगे। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में आपके पास आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस होगी जिसकी वजह से कैटाइंस प्रोड्यूस होंगे और ये कैटाइंस आपको मुख्तलिफ पीक्स देते हैं इन अ ग्राफ। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है कि 2 किस्म की पीक्स आ जाते हैं। एक पीक ऐसे होते हैं कि उसमें ढेर सारी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होती है जिसकी वजह से आपके पास क्या होंगी, इस तरह एक ब्रॉड पीक आएगा। जबकि कुछ ऐसे आपके पास आयंस मौजूद होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि वो सिर्फ एक शार्प वेवलेंथ पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन पीक कहते हैं और इसको हम कहते हैं बैंड्स कहते हैं, ठीक।
ठीक है। सो जो ब्रॉड इस किस्म की वेवलेंथ्स आपको मिल जाते हैं, ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं, उनको हम बैंड्स कहते हैं। और कुछ आपको एक सिंगल लाइन पे कंसिस्ट करके मिलते हैं तो उनको हम लाइंस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अपरेटस किस तरह होता है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, कि यहाँ से हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। सैंपल इंट्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इस सैंपल पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करता है जो सैंपल को आयोनाइज्ड कर लेता है। अब ये आयोनाइज्ड सैंपल वन बाय वन इंट्रोड्यूस्ड होता है इस लॉन्ग चैम्बर में। लॉन्ग चैम्बर में आपके पास क्या होगा कि इसको कनेक्ट किया होता है मैग्नेटिक फील्ड से। अकॉर्डिंग टू द मास टू चार्ज रेशो, जिनका मास ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो लेस डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। जिनका मास टू चार्ज रेशो कम होगा, सो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे आर मच मोर डिफ्लेक्टेड। यहाँ पे आपके पास मोर डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे आपके पास लीस्ट डिफ्लेक्शन होगी। जिनका मास टू चार्ज रेशो इक्विवेलेंट हो तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। और क्या होगा कि वन बाय वन एक एक एलिमेंट या एक एक आयन यहाँ पे आएगा और वो डिटेक्टर से कोलाइड होगा। डिटेक्टर को उसको क्या कर लेते हैं कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ आइंस को और आपके पास एक ग्राफ आ जाता है। एम्पलीफायर यहाँ पे लगा होता है जो इस ग्राफ को थोड़ा सा और जूम आउट करके आपको देते हैं। ये जूम आउट ग्राफ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ जाते हैं और उसको हम फिर फर्दर क्या कर लेते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं या प्रिंट आउट कर लेते हैं और फिर फर्दर इसको स्टडी करते हैं। आपकी बुक में आपको दिए गए हैं आइसोटोप के ग्राफ्स या स्पेक्ट्रम, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के और इसके अलावा मुख्तलिफ एलिमेंट्स की दिए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोटोप ऑफ नियॉन की। जब हम आइसोटोप ऑफ नियॉन को डिस्कस करते हैं सो उसका ग्राफ या उसका स्पेक्ट्रम हमें इस फॉर्म में मिलता है, जिसमें अलोंग द एक्स एक्सिस मास टू चार्ज रेशो लिखा गया होता है, ठीक है। और रिलेटिव एबंडेंस या परसेंट एबंडेंस हमें वाई एक्सिस पे मिलते हैं। जब हम आयोनाइजेशन कर लेते हैं सो आपके पास नियॉन की 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं, दैट इज़ नियॉन 20, 21 एंड 22। सबसे ज़्यादा एबंडेंस आपके पास किसकी है, नियॉन 20 की है। सो आवर बेस पीक इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट, या जिसकी रेंज सबसे हाई होती है, दैट इज़ आवर बेस पीक, ठीक है। सो नियॉन 20 की परसेंट कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होती है, फिर 21 की उससे कम होती है एंड 22 की थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। सो हम एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करना चाहते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू परसेंट एबंडेंस मल्टीप्लाई बाय देयर एटॉमिक नंबर, या देयर एटॉमिक नंबर से हमारे पास आ जाएगा, प्लस परसेंट एबंडेंट ऑफ द सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस परसेंट एबंडेंट ऑफ द थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। सो इससे मेरे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 20.18 ऑलमोस्ट आ जाती है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एक्चुअली द मास ऑफ द नियॉन, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें बेस पीक किस चीज़ का मौजूद है, दैट इज़ क्लोरीन 70। इसका मतलब है कि जो मेन पीक है वो आपके पास मच मोर एबंडेंट अमाउंट में मौजूद है, क्लोरीन 70। इसलिए क्लोरीन नेचर में
हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इनकी आयोनाइजेशन कर लेते हैं तो आपके पास क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आइसोटॉप्स मिल जाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन 70, क्लोरीन 72 एंड क्लोरीन 74 के बैंड्स भी आपको मिल जाते हैं, जिसका चार्ज टू मास रेशो आपको एक्स एक्सिस पे मिलता है, मास टू चार्ज रेशो, एंड रिलेटिव एबंडेंस आपको वाई एक्सिस पे मिलती है। सबसे ज़्यादा एबंडेंस जो है क्लोरीन 70 मॉलिक्यूल की है और वो कितने ऑलमोस्ट 80 या 90% इसकी मिल जाती है। सो हमें क्या मालूम हुआ कि मास ऑफ द क्लोरीन एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 70। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, मीथेनॉल या मीथाइल अल्कोहल की बात की है। तो जब हम इनकी आयोनाइजेशन कर लेते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ आइंस बन जाते हैं और जो रिलेटिव एबंडेंस है या बेस पीक है दैट डिपेंड्स अपॉन द मोस्ट स्टेबल कैटाइन। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कैटाइन इसमें मिथाइलिन कैटाइन है। ठीक है, मिथाइलिन कैटाइन आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी परसेंटेज आपको कहाँ पे मिली है, दैट इज़ उसका मास कितना है आपके पास, ऑलमोस्ट 31 उसका मास आ जाता है और ये सबसे हाईएस्ट पीक में आपको मिल रहा है। ठीक है, जो बाकी कैटाइंस है उसकी परसेंटेज या उनकी पीक्स बहुत छोटे छोटे हैं। इसका मतलब है कि ये वाले जो कैटाइंस है ये आपके पास इतने स्टेबल नहीं है। सो द मास ऑफ द मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मेन बेस पीक और उसके फिर फर्दर दो छोटे छोटे से पीक्स के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सो आप के अगर पेपर में आ जाए तो आप इन पीक्स में से सिर्फ 3 पीक्स भी बना ले जो सबसे हाईएस्ट एबंडेंस के हैं, सो उससे आपके पास फाइनल मतलब आप उसको फिर एलाबोरेट करें कि इसमें बेस पीक आपके पास ये है जिसका मास 31 आ जाता है, फिर आपके पास सेकंड नंबर पे ये है जिसका मास 32 आ जाता है एंड थर्ड नंबर पे ये है। और इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि आपके पास मास स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कैटाइंस which have the maximum abundance, and with the help of this abundance we can calculate mass of the given organic compound.